चाल? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, एवरीवन इज फाइन। मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर। एंड आज के इस मास्टर प्लान सीरीज में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करें हम अपने चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। देखो भाई, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमको बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए उसके सिलेबस को लेके, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। एंड जब बात आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो क्या कभी कोई ऐसा टॉपिक हुआ है जिसके बारे में टीचर ने बोला हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत पढ़ना? एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो सब कुछ है, और बोर्ड एग्जाम्स में तो भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। बट अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन अगर हमको करना है, तो हमको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको बार बार पढ़ने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। तो कौन से हैं वो ऐसे टॉपिक्स, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन को, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के बारे में। भाई सबसे पहले तो कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो हमको बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए उसके सिलेबस को लेके। आप सभी को पता है टाइम टू टाइम सीबीएसई ने करिकुलम में चेंजेस किए हैं। आपके बहुत सारे साइंस के ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, हटे हैं। अगर हम बात करें किसके, अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की, तो भाई देखो 2023 में भी कुछ डिलीट नहीं हुआ था, कंप्लीट चैप्टर आया था। और इस साल भी बेटा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। तो अगर किसी ने पागल बना दिया है कि ये मत पढ़, ये मत पढ़ इस चैप्टर में से, बिल्कुल गलत बोला है बेटा, आपको कुछ भी डिलीट नहीं है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं, कभी भी सीबीएसई पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज नहीं मेंशन करती है, वो हमेशा यूनिट वाइज क्या करती है, मेंशन करती है वेटेज को। तो हमारी जो यूनिट है जिसमें कि हमारा लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी आ जाता है, ये कलेक्टिवली 25 मार्क्स का पूछा जाता है। अब हमको नहीं पता कि भाई कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज आ जाए, बट अगर हम अपने लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर को अगर हम एनालाइज करें, जो कि मैंने एनालाइज किया, जहां पे मैंने देखा और ये समझा कि लगभग बेटा 8 से 9 मार्क के क्वेश्चन आपके पेपर में, कौन से पेपर में, सीबीएसई का जो भी सैंपल पेपर रिलीज हुआ था वहां पे दिए हुए थे, ठीक है। तो अब ये कौन से क्वेश्चन थे, कौन से टॉपिक्स थे, इनके बारे में भी आगे बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मैम अगर हम इस चैप्टर को पढ़ने बैठे हैं और अगर हमने पढ़ लिया है तो रिवाइज करना है हमको, तो कौन से टॉपिक्स को हम बार बार रिवाइज करें। तो यहाँ पे कुछ मस्ट डू, कैन डू एंड मे स्किप टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। देखो भाई, स्किप तो कुछ करना ही नहीं है ना, स्किप तो कुछ करना ही नहीं है। देयर इज नथिंग टू स्किप, देयर इज नथिंग टू स्किप। बट जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं हमारे मस्ट डू टॉपिक्स की, भाई बहुत बहुत जरूरी। तो सबसे पहले तो बेटा हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स भाई, गस्ट्रेटरी रिसेप्टर क्या करता है, कहाँ होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, कहाँ होते हैं, इस तरीके के जो सारे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स थे वो हमको अच्छे से पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बहुत ज्यादा बारी पूछा गया क्या है, एक टॉपिक है। उसके अलावा रिफ्लेक्स आर्क, अब आपको डायरेक्टली नहीं आएगा कि रिफ्लेक्स आर्क बताओ, आपको कोई सिचुएशन दे देंगे कि भाई कोई ब्राइट लाइट आपकी आंखों में डाल दी गई या आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगा दिया, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको रिफ्लेक्स आर्क बना के दिखानी है। और आपको एक क्वेश्चन आता है ह्यूमन ब्रेन एंड उसके पार्ट, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, ये वाले क्वेश्चंस। एंडोक्राइन सिस्टम, भाई 90% चांसेस ये होते हैं कि अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो या तो रिफ्लेक्स आर्क या एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जहां पे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे एनिमल हार्मोन्स वाला जो टॉपिक है वो पूछा जाता है। आपको सिचुएशन दे देंगे कि भाई एक पर्सन है, उसकी डाइट में आयोडीन नहीं है, बताओ क्या प्रॉब्लम होगी, क्या कारण है, कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व है। या फिर एक पर्सन है, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगा जा रहा है, बताओ उसको कौन सी बीमारी है, उसका कौन सा ग्लैंड काम नहीं कर रहा। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे। एंड नॉट, मैं ये नहीं बोल रही कि प्लांट या एनिमल हार्मोन में कोई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लांट हार्मोन भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, कैन डू में बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमने बात करी थी, सेंसरी न्यूरॉन की हमने बात करी थी, मोटर न्यूरॉन की हमने बात करी थी, रिले न्यूरॉन की। ये भी टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, बट देखा गया है कि इतना ज्यादा क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा जाता एग्जाम में। साइनैप्स हो गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया, प्लांट मूवमेंट्स, नास्टिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं।
बट रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन, इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म, ये क्या है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट जैसा कि हमने कहा ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डायग्राम्स है ना, बायो तो भाई इनकम्प्लीट है डायग्राम्स के बिना, तो कौन से हमारे मस्ट टू डायग्राम्स है? तो जब तक हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की, रिप्रोडक्शन चैप्टर की, यही 3 हमारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से क्या पूछे जाते हैं, डायग्राम्स। और अगर इस चैप्टर के डायग्राम्स की बात करें बेटा, तो आपको डायरेक्टली बनाने को बोला जाता है हमारा क्या, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। आपको डायरेक्टली बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क बनाने के लिए। आपको बेटा हो सकता है ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम ना बनाने को आए, बट हो सकता है आपको डायग्राम दिया हो और आपको लेबलिंग आइडेंटिफाई करने को कहा जाए, और आपको फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पे इस तरीके से एक्स लेबल करके बोला जाए कि बताओ इसका क्या फंक्शन है, बताओ इसका क्या फंक्शन, एंड सो ऑन। एंडोक्राइन सिस्टम, अब एंडोक्राइन सिस्टम बेटा आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, बट आपको इस तरीके के डायग्राम्स होंगे और आपको इसमें लेबलिंग आइडेंटिफाई करके बताना होगा ये कौन सा ग्लैंड है, इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का क्या फंक्शन है। इस तरीके से बेटा आपको क्या होना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए। एंड यहाँ पे बेटा इसको बनाने का मतलब, आप इस बात को समझो कि सिर्फ डायग्राम बना लेना काफी नहीं होता, उसकी लेबलिंग को समझना भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए थायराइड ग्लैंड कहां पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे होता है, हाइपोथैलेमस कहां पे होता है। तो पोजीशनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन एंडोक्राइन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये क्या है, मेरे मस्ट डू क्या है, डायग्राम्स है इस चैप्टर से जो आपको करने ही करने हैं अच्छे से प्रैक्टिस। कैन डू में बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये इस तरीके के ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जैसे कि हमारा फोटोट्रॉपिज्म हो गया, जियोट्रॉपिज्म हो गया, ये क्या है आप अच्छे से कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये आप कर सकते हैं। ठीक है मैम, कुछ स्किप करने को है, हाँ बेटा ये कर देना स्किप, ये कोई ये नहीं पूछेगा कोई तुमसे। ठीक है, ये हम स्किप कर सकते हो मैम, ये तो हम वैसे भी स्किप ही करने वाले थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वेटेज एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सीबीएसई सैंपल पेपर में रखी गई है टॉपिक वाइज, तो बेटा अगर हम सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो बेटा वहां पे क्या है, नर्वस सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 1 मार्क की वेटेज का है। एंडोक्राइन सिस्टम से बेटा वहां पे क्या 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क। 3 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा एंडोक्राइन सिस्टम से, जो वेटेज हो गई वो हो गई हमारी 6 मार्क की। एंड उसके अलावा बेटा हमारा प्लांट हार्मोन का एक क्वेश्चन आया है जो कि अगेन क्या है, 2 मार्क का है। अब आपको भी हो रहा होगा मैम ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो हमारे सैंपल पेपर में आए हैं, क्योंकि ये क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि यही इसी तरीके के सेम क्वेश्चन क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। तो क्या क्वेश्चन आया है, रिसेप्टर से क्वेश्चन आया है बेटा, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आया है, आयोडाइज सॉल्ट की बात हो रही है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है, यहाँ पे अगेन एंडोक्राइन सिस्टम का देखो बेटा आप क्वेश्चन देखोगे, शुगर इनटेक, डायबिटीज, पेनक्रियास की बात हो रही है, उस वाले वहां से क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे आप देखोगे प्लांट हार्मोन का भी क्वेश्चन आया है। तो आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको जब कहा जा रहा है रिसेप्टर के बारे में पढ़ लो, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ लो, तो आपको पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड्स वालों ने एक आइडिया आपको दे दिया है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझ गए। अब ये आप जब इन क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे हमको डायरेक्टली नहीं पूछा कि आयोडीन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमको डायरेक्टली नहीं पूछा कि क्यों के पेनक्रिया का काम क्या है, हमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरीके के अगर हम ट्रेंड्स देखें बेटा तो हमको क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस क्या है, बहुत हाई है इस चैप्टर से। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार इस क्वेश्चन से। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी क्या है, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि ट्रॉपिज्म के ऊपर एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया था। पूरा एक सेटअप दिया गया था कि भाई प्लांट इस तरफ मूव कर रहा है, उस तरफ मूव कर रहा है, आइडेंटिफाई करो, डायग्राम बना के दिखाओ। तो एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, राइट। चलिए लास्ट मिनट टिप क्या है मैम, अगर बिल्कुल आखिरी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आखिरी में एग्जाम से एक दिन पहले हम क्या करें, तो बेटा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी आखिरी में आप क्या करो, एनिमल और प्लांट हार्मोन वाली एक टेबल बना लो, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है, एंड कौन से प्लांट हार्मोन का क्या फंक्शन है। ये मेरी क्या है सबसे
पहली और सबसे बड़ी एडवाइस है इस चैप्टर को लेके, क्योंकि अगर तुमने कर लिया तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट तुम्हारा 1-2 मार्क आ ही जाएगा इस चैप्टर से। उसके अलावा बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डायग्राम नहीं बन रहे हैं तो आउटलाइन स्केच बनाओ, लेबलिंग सारी एक तरफ होनी चाहिए, पेन यूज नहीं करना है डायग्राम बनाने के लिए, डायग्राम को लेबल करने के लिए भी पेंसिल यूज करनी है, डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए भी। कोई भी डिफरेंस पूछा जाता है तो टेबुलर फॉर्म में करना है, बहुत ही लंबे लंबे पैराग्राफ फॉर्म में आंसर नहीं लिखने हैं, और एग्जाम्पल हमको तब भी देने हैं जब हमसे पूछा नहीं गया है। नहीं पूछा मैम फिर भी देकर आए, यस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना पूछे भी देकर आना है, ठीक है। सजेस्टेड मटेरियल एज आई ऑलवेज से एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं है, एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, चाहे इंटेक्स क्वेश्चन हो, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना बढ़िया है। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो है इस चैप्टर की बहुत ही बढ़िया है, एंड आप देखोगे सैंपल पेपर में इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो अच्छे से क्या करनी है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी हमको प्रिपेयर करनी है। पढ़ना कैसे है, सिंपल, ठीक है मैम इतना सिंपल नहीं है जितना आप बोल रहे हो, बट करना तो पड़ेगा ना। तो कॉन्सेप्ट्स को समझो, कहीं से भी समझो, कहां जहां से तुम्हारा मन करे बेटा वहां से पढ़ो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी रीड करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के सैंपल पेपर के क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, एंड योर चैप्टर इज सॉर्टेड, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर मेरे टॉप 10 क्वेश्चंस जो मैं आपको बोलती हूं कि भाई ये तो अच्छे से कर ही लेना, तो कौन से हैं वो मेरे टॉप 10 पिक्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। ये 5 क्वेश्चंस हमारे हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूं, ठीक है, ठीक है। ये क्या है बेटा, टॉप क्वेश्चंस, एक सेकेंड, ठीक है, ये है टॉप क्वेश्चंस, ये है मेरे टॉप 10 क्वेश्चंस जो आई फील आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने ही करने हैं। That's all for today. But before ending today's class, इसके अलावा बेटा आपको कोई भी रिसोर्स नहीं समझ आ रहा कहां से पढ़ना है, तो यू कैन रेफर टू अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वीडियो लेक्चर जो कि ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। यू कैन रेफर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की वॉरियर सीरीज की वीडियो जो कि हमारे फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। That's all for today. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में with another strategy and master plan of another chapter. Thank you so much. Keep working hard, keep shining. Bye bye.